नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए। ओंकार नाथ का आज की परिचर्चा में है बांग्लादेश और बांग्लादेश में होने वाले चुनाव। ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और इस मायने में ये दिलचस्प है कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया की निगाहों में ये चुनाव उभर के आ रहा है। इस चुनाव में 3 खिलाड़ी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस चुनाव को सबसे अलग करती है वो ये है कि पिछले कई दशकों से बांग्लादेश की राजनीति में 2 हसीनाओं का वर्चस्व रहा। एक थी खालिदा जिया तो दूसरे थी शेख हसीना वाजदे। एक का इंतकाल हो चुका है और दूसरी भगोड़ा घोषित होकर के भारत में निवास कर रही है। लेकिन इस बार यह चुनाव इस मायने में थोड़ा सा दिलचस्प भी है और भारत जैसे देशों के लिए खतरनाक भी, क्योंकि इस बार एक नया खिलाड़ी बाजार में है जिसका नाम है जमाते इस्लामी। इसके साथ साथ पिछले साल जेनजी आंदोलन में जो एक जनज्वार का उभार देखा उसको भी शायद आपने देखा होगा। उसी जेनजी आंदोलन से निकली हुई एक नई पार्टी और उसके प्रतिनिधि भी इस बार मैदान में है। तो कुल मिला के इस बार बंगाल का चुनाव इस मामले में दिलचस्प है कि पिछले 3 से 4 दशकों के बीच में जो एक राजनीतिक माहौल था वो थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है और एक कई वर्षों से कट्टरपंथी संस्था के रूप में दर्जा पाए और लगभग प्रतिबंधित अवस्था में रहे जमात जैसी पार्टी भी है। तो जेनजी आंदोलन से उभरे हुए एक युवा नेतृत्व भी हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति का यह चुनाव इसी मायने में सबसे थोड़ा सा अलग दिख रहा है। सबसे पहले चर्चा करते हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खालिदा जिया का इंतकाल हो चुका है। अब इस पार्टी के सर्वे सर्वा हैं उनके बेटे तारिक रहमान। पिछले 17 सालों से वो लंदन में रह रहे थे। अपनी मां के इंतकाल के बाद वो बांग्लादेश में हैं और जैसे ही वो सड़कों पर उतरे, तारीख थी दिसंबर 2025, सड़कों पर उभरा हुआ जन सैलाब और उन जन सैलाबों को अभिवादन करते तारिक रहमान जब उन्होंने एक बात कही कि आई हैव ए प्लान फॉर न्यू बांग्लादेश, तो हजारों लोगों के नज़रों में एक उम्मीद और एक सकारात्मक बदलाव की पहल उभर करके आई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 17 वर्षों से वो लंदन में रह रहे थे, तो दुनिया भर की गुप्तचर संस्थाओं से उनके संपर्क निसंदेह हुए ही होंगे और वो एक पैराशूट कैंडिडेट के रूप में उभर करके आ रहे हैं। पिछले 1.5 सालों से वो सोशल मीडिया पर खूब छाए हुए हैं और इनके लेखों को, उनके भाषणों को छोटी छोटी क्लिपिंग करके सोशल मीडिया में वायरल करने का एक जो दौर दिख रहा है वो गजब का है। पिछले 6 महीनों से जब मैंने सोशल मीडिया की चीज़ों को खंगाला तो देखा कि BBC, अल जजीरा, TRT से लेकर के DW या फिर यूरोप और अमेरिका की सभी न्यूज़ चैनल एजेंसियां खूब विस्तार से तारिक रहमान को एक युवा, चमत्कारी, क्रांतिकारी, बांग्लादेश का नया भविष्य लिखने वाले नेता के रूप में प्रचारित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब इतनी प्रसिद्धि किसी व्यक्ति को मिलने लगती है न, तो थोड़ा सोचने का विवश होना पड़ता है कि कहीं ना कहीं इनके संबंध डीप स्टेट से हैं और दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां अपने हितों को साधने के लिए एक नए घोड़े पर अपना दांव लगाती है। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के भविष्य को कितना बदलाव करेंगे ये तो आने वाले दिनों में प्रकट हो ही जाएगा। लेकिन मूल बात यही है कि निसंदेह उनका संबंध डीप स्टेट से है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश के इस चुनाव में दूसरे खिलाड़ी हैं जमात उल इस्लामी के नेता सफीउर रहमान। जमात उल इस्लामी एक ऐसी संस्था है जो उधर भी है और इधर भी है। इधर का तो नहीं पता, लेकिन उधर की संस्था किस तरह खूनी कारनामों को एक लंबे समय से अंजाम दे रही है ये किसी से छुपा नहीं। याद करिए 1971 के पहले का वो समय जब 40 लाख से भी ज़्यादा लोगों का कत्लेआम मचाया पाकिस्तानी फौज के उस टिक्का खान नामक भुट्टो के दरिंदे ने, और इस पूरी दरिंदगी का साथ दिया जमाते इस्लामी के नेता। शेख हसीना जब सत्ता में आई तब उन्होंने इस संस्था को न सिर्फ प्रतिबंधित किया वरन इनके ऊपर भी वो कानून लागू किए जो कि एक जरूरी भी था। इतने सालों से जमात के सदस्य बंद थे, लेकिन जब से हसीना सरकार का पतन हुआ है तब से जमात मैदान में है। अब जमात के प्रमुख के रूप में रहमान साहब के वीडियो सारी दुनिया में देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी चर्चा उन नेताओं के रूप में हो रही है जैसे कभी ईरान के खुमैनी हुआ करते थे। जमात के ये नेता, इनकी बातें, इनके प्रवचन, कायनात की बातें, खुदाई राज्य की बातें
जिल्लत और जहालत के दौर को ख़त्म होने की बातें, ये सारी चीज़ें लोगों में जन जन स्तर तक पहुंच रही है। इनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है और जो उनके लोगों का एक समर्थन मिल रहा है, उससे दुनिया भर के लोगों की निगाहें में ये नेता आ चुके हैं। भारत जैसे देश के लिए ये सबसे बड़ी चिंता का एक विषय उभर करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक नया खुमैनी बांग्लादेश की सरजमीन पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश की युवा आबादी के बीच में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत के विपरीत बांग्लादेश की आबादी धार्मिक विचारों से ज़्यादा अपने आप को नज़दीक पा रही है। जो 30% युवा आबादी है, उनकी कनेक्टिविटी इस कदर देखी जा रही है कि सोशल मीडिया पर जो कमेंट उभर करके आ रहे हैं, उससे बहुत कुछ चिंताजनक बातें सामने आ रही है। इस बंदे की वक्तव्य, महिलाओं के प्रति दोहरी बातें या फिर कट्टरपंथी तथ्यों को अपने शासन व्यवस्था में आदर्श मॉडल के रूप में शामिल होने की चर्चा बांग्लादेश में जन जन तक पहुंच रही है। यही नहीं, कई सारे विश्लेषक तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति सत्ता में आता है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार का दौर पाकिस्तान में जियाउल हक का रहा, जिस प्रकार का दौर अफगानिस्तान में तालिबान के रूप में रहा और जो कुछ ईरान में खुमैनी राज में हुआ, अब वो बांग्लादेश में नए सिरे से होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश शुरू से एक प्रगतिशील राज्य रहा। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लेखक, वहाँ के युवा ब्लॉगर्स बंगाल की संस्कृति से बहुत कुछ समतुल्यता रखते थे। काजी नसरुल इस्लाम से लेकर के अभी तक की उर्वरा भूमि रही है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक रहा। आखिर 78 साल पहले वो भी तो भारत के बंगाल प्रांत का एक हिस्सा था। लेकिन जो इस्लामीकरण के दावे ये कर रहे हैं और जिस प्रकार इनके लेख शेयर हो रहे हैं और पूरे इस्लामिक देशों में इनको एक मसीहा के रूप में देखा जा रहा है, वो भारत जैसे देशों के लिए चिंताजनक तो है ही। अब ये बांग्लादेश के युवा लोगों को सोचना है, महिलाओं को सोचना है, लेखकों को सोचना है कि इस प्रकार के कट्टरपंथी तत्वों को अगर शासन में लेकर के आते हैं तो हमारा भविष्य क्या होगा। आज के इंटरनेट क्रांति में कोई चीज़ छुपी नहीं है कि किस प्रकार मजहबी विचारों ने कबाड़ा किया है या उनका सर्वनाश किया है। ऐसे में ये रहमान साहब या जमात प्रमुख जब सत्ता में आएंगे और अपनी नीतियों को लागू करेंगे तो बांग्लादेश से आती हुई चीखें और ज़्यादा कहीं करा ही ना जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जनाब जब से चुनावी राजनीति में मशगूल हुए, इन्होंने भारत के बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की, न बांग्लादेश के वैदेशिक नीति के ऊपर कुछ कहा, न भारत के विरुद्ध एक शब्द भी कहा। अभी ये इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें सत्ता में आने का मौका मिले और हो सकता है जब सत्ता में आए तो इनका हृदय परिवर्तन भी हो जाए। लेकिन इसकी आशंका थोड़ी कम है, क्योंकि इस्लामिक राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता है इस्लाम इज सॉल्यूशन का जो एक मंत्र है, इसकी आड़ में वो सारे गैर इस्लामी कामों को करते हैं और कहीं ना कहीं इसका अंत कट्टरपंथी शासन के उदय के रूप में होता है। तो जमाते प्रमुख का इस प्रकार का सक्रिय होना बांग्लादेश के लिए तो खतरे की घंटी है। इस चुनाव में तीसरे खिलाड़ी हैं नाहिद इस्लाम के रूप में एक नए युवा चेहरा। ये वही चेहरा है जो बांग्लादेश के जेनजी आंदोलन से उभरा। जेनजीओ ने किस प्रकार के आंदोलन को अपने नीतियों से प्रभावित किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। कई ऐसी तस्वीरों को हमने देखा और कितनी प्रशंसा और कितनी छीछालेदरी हो, ये बताने की आवश्यकता आज मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार की इनकी सभाओं में भीड़ उभर रही है और जिस प्रकार के छात्र संगठनों में इनकी पैठ बढ़ रही है, वो चिंताजनक तो हुई है। मदरसा छाप निकले हुए विद्यार्थी जिनके दिमाग में इस्लामी हुकूमत का एक जो कीड़ा कुलबुलाता रहता है, उन लोगों को ये व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ भी एक जेएनयू है, चौंकिए मत, उस जेएनयू का नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नहीं है, उस जेएनयू का नाम है जहांगीर नगर विश्वविद्यालय। वहाँ के चुनाव में इस संगठन ने जिस प्रकार की सक्रियता दिखाई, उससे चिंता तो होना स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसी चुनाव में जमात जैसी पार्टियों ने भी भागीदारी की और न सिर्फ भागीदारी की वरन बहुमत के साथ जीत के भी आए। तो दुनिया को लगा कहीं ना कहीं जमाते इस्लामी आज एक प्रमुख शक्ति बन चुका है। इस बात की पूरी आशंका है कि कहीं ना कहीं जेनजी आंदोलन से उपजे हुए ये नेता और जमात का आपसी गठबंधन हो। अगर ये गठबंधन होता है तो बांग्लादेश कट्टरपंथ की आग में झुलसने के लिए
लगभग तैयार खड़ा होगा। एक संभावना यह भी बन रही है कि तीनों राजनीतिक दल एक साथ मिलकर गठबंधन वाली सरकारें बनाएंगे। जब गठबंधन वाली सरकारें बनती हैं तो सभी सहयोगी दल अपनी अपनी नीतियों को दिलचस्पी से लागू करने का एक करामात तो दिखाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो निसंदेह डीप स्टेट के उपकरण हैं, चाहे जमात के नेता हों जो इस्लामिक कट्टरपंथी विचारों के अगुआ हैं, या फिर जंगी आंदोलन से निकले हुए नाहिद इस्लाम जैसे युवा नेतृत्व जिनको डीप स्टेट बड़ी तेजी से उभारता है, अगर इन तीनों का गठबंधन बनता है तो कहीं ना कहीं भारत जैसे देशों के लिए चिंताजनक होगा है। चाहे वो संगठित अपराध में बांग्लादेश की भागीदारी हो, चरस, गांजा, अफीम, अवैध हथियारों के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शायद सबसे बड़ा सेंटर है बांग्लादेश। ये बात लोगों को नहीं पता, लेकिन 1947 के बाद से जितनी चुनौती पाकिस्तान ने भारत को नहीं दी, उतनी चुनौती बांग्लादेश ने भारत को दी है। याद करिए 70 का वो दशक जब 1.5 करोड़ से भी ज्यादा काफिर हिंदुओं को मार के खदेड़ करके भारत भेज दिया गया और 44 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। आज तो ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की 10% युवा आबादी ये वो आबादी है जो सेक्स स्लेव में पाकिस्तानी सैनिकों के रेप के द्वारा जन्म ली है। आज वो भी खिलाफत का झंडा उठा करके हमारे सामने खड़े हैं। तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी शासकों का आना कहीं से भी भारत के लिए शुभ नहीं है। बांग्लादेश भारत की बेबसी है, बांग्लादेश भारत की मजबूरी रही है। पूरे पूर्वोत्तर राज्यों का डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है। यही नहीं, बंगाल में 40% आबादी बांग्लादेशियों के अवैध अतिक्रमण से जूझ रही है। ऐसा दावा कई तरह के सोशल मीडिया के लोग करते हैं, लेकिन इस बात से कहीं इनकार नहीं है कि 5 करोड़ से भी ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं। रोहिंग्या शरणार्थियों को घुसपैठ कराने का मुहिम बांग्लादेश से लेकर जम्मू तक कैसे प्रभावी है बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के सीमांचल, झारखंड के पाकुड़ में भी किस तरह ये प्रभावी हो रहे हैं, ये भी किसी से छुपा नहीं है। सबसे बड़ी बात, 200 से भी ज़्यादा नदियां साझा होती हैं जिनके ऊपर 24 घंटे की मॉनिटरिंग संभव नहीं है। आज यही बांग्लादेश अपने अवैध आबादी को भारत के 16 किलोमीटर के बॉर्डर पर रख रखा है। एक शिक्षक होने के नाते आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों के ऊपर हमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। ये सारे डाटा पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भारत बेबस है, लाचार है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। एक ही रास्ता था, शेख हसीना वाजदे किसी तरह बांग्लादेश में बनी रहें कि यथास्थिति बनी रहे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अगर ये तीनों शक्तियां भारत के विरुद्ध संगठित हो गई तो आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या कहां से आने वाली है और किस रूप में आने वाली है। बांग्लादेश किस प्रकार कट्टरपंथी शक्तियों से जूझ रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप तस्लीमा नसरीन, काजी नसरुल इस्लाम के उत्तराधिकारी समझे जाने वाले कई युवा सेकुलर लेखकों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी, समझ में आ जाएंगी। न सिर्फ तस्लीमा नसरीन, वरन आपके सलाम आज़ाद और कई ऐसे लेखक हैं जो ये दावा करते हैं कि अगले 2000 कुछ वर्षों में वहाँ की हिंदू आबादी साफ हो जाएगी। एक डेट भी दे दिया गया है, 2030 तक हिंदू आबादी शून्यता के करीब पहुंच जाएगी। ये सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत बिल्कुल बेबस है, कुछ नहीं हो पा रहा है। इस मुल्क के वजीर आजम जनाब मोदी साहब का 56 इंच का सीना कहीं से भी काम नहीं आ रहा है। उनकी पूरी लानत मानत हो रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश भारत को नके चने चबवा रहा है। यही नहीं, डीप स्टेट के उपकरण मोहम्मद यूनुस नोबेल प्राइज विनर के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लिए, उनका उस असली चेहरा भी हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो जिस प्रकार का माहौल बांग्लादेश में हो रहा है उसका असर भारत के न सिर्फ पड़ोसी देशों में वरन भारत की आंतरिक सुरक्षा और गृह नीतियों में भी देखा जा रहा है। लेकिन हम अभी तक तो कुछ कर नहीं पाए, आगे कर पाएंगे इस बात का कोई ज़्यादा सकारात्मक उम्मीद नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जैसे काबिल व्यक्ति होने के बाद भी उनकी बेबसी भी चेहरे से टपक रही है जब वो कहते हैं कि हम संबंधों को सुधार लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि संबंधों के धरातल पटरी पर आएंगे। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम बनते हैं और जो सत्ता बांग्लादेश में बैठती है वो किस प्रकार की होती है। अगर जमात प्रमुख प्रभावी रूप से उभरते हैं तो इस्लामिक जगत में जिस प्रकार हर सत्ता परिवर्तन को खुदाई पैगाम या फरिश्ता या
दूत के रूप में सुशोभित किया जाता है वो किसी से छुपा नहीं, लेकिन इसका असर काफिरों के ऊपर तो पड़ता है। तो काफिर अल्पसंख्यक हिंदू तो मारे जाएंगे ही जाएंगे। हमारी भी संस्कृति के ऊपर, हमारी भी एकता और अखंडता के ऊपर कैसे खतरा आने वाला है, इसका गुमान अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में सतर्क रहिए। आने वाले दिनों भारत के लिए बेहद कठिनाई भरे हो सकते हैं। जय हिंद।